हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुष मित्तल एंड वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल गेट गुरु। फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का डिटेल्ड कोर्स, कंप्लीट कोर्स, और स्टार्ट करेंगे हम लोग मैट्रिसेस से। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स इज अ सेट ऑफ m n numbers that can be arranged m rows and n columns is known as matrices of type m cross n। मतलब क्या है कि m n नंबर्स का सेट जिसमें m क्या है, आपका m है रोज, n क्या है कॉलम्स है, उससे हम लोग मैट्रिसेस बोलते हैं। और जिसका टाइप क्या होगा, जिसका ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n। तो ये हमारे पास सिंपल मैट्रिक्स की एक डेफिनेशन होती है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैट्रिसेस को यहाँ पर ए एक आपके पास मैट्रिक्स है जिसको कैपिटल लेटर से लिखा गया है। यहाँ पर ये सारे क्या होंगे, इस मैट्रिसेस के एलिमेंट्स होंगे। ये मैट्रिसेस है m क्रॉस n की, और यहाँ पर ये A11, A12 एंड सो ऑन A1n तक, A21, A22, ये सब मैट्रिसेस के एलिमेंट्स होंगे। यहाँ पर A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A1n यानी कि फर्स्ट रो n कॉलम। सिमिलरली ये जो मैट्रिक्स है m क्रॉस n की, यहाँ पर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर m रो वन कॉलम, m रो सेकंड कॉलम, m रो n कॉलम। तो ये मैट्रिसेस होगी आपकी m क्रॉस n की। अब देखते हैं फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमारे पास कितनी तरह की मैट्रिसेस होती है। सबसे पहले देखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इफ द नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, अगर आपके पास नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर ना हो, देन द मैट्रिक्स इज नोन एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पर एग्जांपल देखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का, ये 2/3 की यानी कि 2 रो है 3 कॉलम है, ये एक रो ये सेकंड रो, और कॉलम हो गए फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। तो 2 रो हो गई और 3 कॉलम हो गए यहाँ पर। तो ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर ना हो, उसे हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। चलिए अगली टाइप देखते हैं। यहाँ पर देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, इफ द नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स देन इट इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज किसके बराबर हो जाए, नंबर ऑफ कॉलम्स के, ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पर एग्जांपल देखिए, ये हमारे पास एक 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये इसके पास एलिमेंट्स 9 - 5 7 2 0 6 -1 3 5। ये 3 क्रॉस 3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। जितने इसके पास रो है, 3 रो है इसमें, और 3 ही इसके अंदर कॉलम है। तो ये हमारे पास होगी एक स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं, रो वेक्टर और रो मैट्रिक्स। रो वेक्टर या फिर रो मैट्रिक्स क्या होती है, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज नोन एज रो वेक्टर। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो हो, सिर्फ एक सिंगल रो, उसे हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स या फिर रो वेक्टर। यहाँ पर देखिए 5 9 -1 2, यहाँ पर एक रो है और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, 4 इसके अंदर कॉलम है। तो इसका टाइप क्या हो गया, इसका टाइप हो गया 1 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स, यानी कि सिंगल रो और 4 कॉलम। ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रो वेक्टर या फिर रो मैट्रिक्स, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अब आती है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। जैसे हमारे पास रो मैट्रिक्स के अंदर, यहाँ पर देखिए, जैसे हमारे पास रो मैट्रिक्स के अंदर एक सिंगल रो होती है, कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर भी कह सकते हो आप इसे, कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर, इसके अंदर आपको सिंगल कॉलम मिल जाएगा। तो ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज नोन एज कॉलम वेक्टर या फिर कॉलम मैट्रिक्स कह लीजिए। यहाँ पर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एक मैट्रिक्स आपको दे रखी है 3 9 -1 और 2, ये एलिमेंट्स है। इसके अंदर कितनी रो है, 4 रो है, रो 4 है, लेकिन कॉलम इसके अंदर 1 ही है, तो सिंगल कॉलम है, तो इसलिए हम लोग इसे कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर कहेंगे। चलिए नेक्स्ट टाइप हमारे पास आती है नल मैट्रिक्स। अब नल मैट्रिक्स क्या होती है, एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज जीरो। मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट जीरो होना चाहिए, ऐसी मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर हो, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज बराबर होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स के, या फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जिसमें नंबर ऑफ रोज कॉलम्स के बराबर नहीं होते। तो कोई भी मैट्रिक्स हो हमारे पास, चाहे स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगुलर हो, उससे कोई लेना देना नहीं, हर एक एलिमेंट जीरो होना चाहिए। ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग नल मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पर एक एलिमेंट देखिए 0 0 0 0, इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2 का, 2 रो है 2 कॉलम है। और यहाँ पर देखिए 0 0 0 0 0 0, यहाँ पर 3 रो है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/2, 3 रो है 2 कॉलम है, तो 3/2 की मैट्रिक्स हो जाएगी। चलिए नल मैट्रिक्स।
अब बात करते हैं प्रिंसिपल डायगोनल की। इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान रखिए मैट्रिक्स आपके पास स्क्वायर होनी चाहिए। द डायगोनल विच कंसिस्टिंग द एलिमेंट्स A11, A22, A33, ANN इज नोन एज प्रिंसिपल डायगोनल। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखिए A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, ANN मतलब n रो n कॉलम, मतलब जितना नंबर ऑफ जो रो होगी वही कॉलम होगा, वो वाला एलिमेंट आपको उठाना है। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के थ्रू ये आपके पास जो एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये A11, A22 एंड सो ऑन ANN, तो ये सारे के सारे आपके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये आपके प्रिंसिपल डायगोनल है, ठीक, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सिमिलरली ऐसे ही n रो n कॉलम, तो ये प्रिंसिपल डायगोनल होंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का अगर आपको ट्रेस निकालना हो तो आप प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिए, उसे ही बोलते हैं ट्रेस। ये आपका आइगन वैल्यूज में काफ़ी हेल्प करेगा जब मैं आपको आइगन वैल्यू कराऊंगा। तो वहाँ पर अभी देखिए ट्रेस होता क्या है, आप प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, ये आपके जो A11, A22, A एंड सो ऑन, A33, A44, इन सभी एलिमेंट्स को जब आप ऐड करते हो तो ये आपके ये आपका ट्रेस कहलाता है, इसे हम बोलते हैं ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। अब बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी कि आपके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। यहाँ पर देखिए, इफ ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर, ये आपके A11, ये आपका है A22, ये आपका A33, इन एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होने ही चाहिए। ये वाले एलिमेंट्स जीरो हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स है वो जीरो है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके अलावा बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, इफ ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर जीरो देन इट इज़ नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स को हम क्या बुलाएंगे, उस मैट्रिक्स को हम बुलाएंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ये वाला एलिमेंट्स भी जीरो, ये वाला एलिमेंट्स भी जीरो, ये भी आपका जीरो हुआ, ये भी आपका जीरो हुआ, ये भी आपका जीरो और ये भी जीरो, तो ये आपकी क्या कहलाएंगे, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे। ये आपकी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। चलिए अब देखिए, यहाँ पर एक है आपके पास स्केलर मैट्रिक्स और एक है यूनिट मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, एक डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं कब, जब उसके डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो जाए। हर डायगोनल एलिमेंट अगर सेम होगा किसी डायगोनल मैट्रिक्स का, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। यहाँ पर एग्जांपल देखिए आप, A इज इक्वल टू में 5 5 5, यहाँ पर जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स है ना वो सब सेम है, सब सेम है ये जो, और ये जो डायगोनल ये मैट्रिक्स है ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये वाला एलिमेंट भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी, ये सारे एलिमेंट्स क्या है फ्रेंड्स, ये सारे एलिमेंट्स जीरो है और ये सेम एलिमेंट्स है, तो इसे हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स को ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब कहा जाएगा, जब ये आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स है ये सब वन हो जाए। यहाँ पर देखिए, इन अ स्केलर मैट्रिक्स ईच डायगोनल एलिमेंट इज यूनिटी, हर एक एलिमेंट अगर यूनिटी हो जाए, हर एक एलिमेंट अगर 1 1 1 हो जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी मैट्रिक्स आइडेंटिटी है तो उसे आप स्केलर तो कहोगे क्योंकि एलिमेंट्स सारे सेम है, लेकिन अगर मैट्रिक्स स्केलर है तो जरूरी नहीं वो आइडेंटिटी भी हो। स्केलर मैट्रिक्स में यहाँ पर 5 भी हो सकता है, स्केलर मैट्रिक्स में यहाँ पर 6 6 6 भी हो सकता है, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सिर्फ 1 होना चाहिए। तो अगर आपकी मैट्रिक्स आइडेंटिटी है तो वो स्केलर है, लेकिन अगर आपकी स्केलर है तो जरूरी नहीं वो आइडेंटिटी भी हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट टाइप देखिए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर के बारे में। इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ऑल द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स आपके जीरो होने चाहिए, उसे हम बोलेंगे अपर डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पर देखिए, ये आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है 2 1 और 3, और ये आपके 0 0 0, ये आपके क्या आएंगे, ये आपके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट से नीचे के एलिमेंट्स आपके क्या हो गए, जीरो हो गए, तो इसे हम बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलरली यहाँ पर देखिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स अबोव द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, अबोव द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स अगर आपके जीरो होते हैं तो उसे हम लोअर ट्रायंगुलर बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपकी ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स है, ऊपर के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे, ये आपका जीरो हुआ, ये आपका जीरो हुआ, ये आपका जीरो, तो इसे हम बोलेंगे
लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स से नीचे के सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट से ऊपर के सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, तो उसे हम लोअर ट्रायंगुलर बोलते हैं। आगे आता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज बेसिकली होता क्या है कि आप रो को, आप मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज कर दीजिए। आप मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स 2/3 की है तो आप उसका ऑर्डर 3/2 कर दो, मतलब रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दो। यहां पर देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इफ अ मैट्रिक्स, आपके पास कोई मैट्रिक्स है बी जिसका ऑर्डर है n क्रॉस m, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मैट्रिक्स A जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n। यदि अगर आपके पास बी मैट्रिक्स आती है ए मैट्रिक्स से, कैसे? बाय चेंजिंग इट रोज इनटू कॉलम्स, इसकी रोज को कॉलम में इंटरचेंज करके, या फिर ये और कर लीजिए, एंड नहीं आएगा, और कर लीजिए, या फिर कॉलम को रोज में इंटरचेंज करके, तो आपके पास ट्रांसपोज हो जाता है। मतलब आप रो को कॉलम में इंटरचेंज कर लो या कॉलम को रो में इंटरचेंज कर लो। कोई मैट्रिक्स आपके पास ए थी जिसका ऑर्डर था m क्रॉस n, उससे आपने उसके रो और कॉलम को इंटरचेंज करके आपने क्या बना दिया? दूसरी मैट्रिक्स बना दी n क्रॉस m की, उसे हम बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पर देखिए ए आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स है 1 9 5 2 0 1। ये है आपके पास फर्स्ट रो, ये है आपके पास सेकेंड रो। आप क्या कीजिए? रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दीजिए। मतलब ये 195 ये रो में है ना, इन्हें कॉलम में लिख लीजिए 195। ये आपके पास रो में है 201, इन्हें कॉलम में लिख लीजिए 201। ट्रांसपोज से मैट्रिक्स पर क्या फ़र्क पड़ता है? उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। ये बात ध्यान में रखनी है आपको कि जब क्वेश्चंस करेंगे तब यह प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे कि ट्रांसपोज करने से किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो 2/3 की मैट्रिक्स यानी कि 2 रो 3 कॉलम कन्वर्ट हो जाएंगे 3 रो 2 कॉलम के अंदर, 3/2 की मैट्रिक्स बन जाएगी। चलिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ देखिए। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर कर दो, किसी मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज किया फिर से उसका ट्रांसपोज कर दिया, आपके पास फिर से आपके पास वही मैट्रिक्स आ जाएगी। अगर आपको दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाइड करके उनका ट्रांसपोज करना है, ए बी का होल ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। मतलब आप पहले बी का ट्रांसपोज करो फिर ए का ट्रांसपोज करो, उन दोनों को मल्टीप्लाइड करो, रिजल्ट आपको सेम मिलेगा कि आप ए बी को मल्टीप्लाइड करके उसका ट्रांसपोज कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पर देखिए k इंटू ए का होल ट्रांसपोज, वेयर k इज स्केलर। स्केलर मतलब k की वैल्यू या 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी या 1 होगी या 5 होगी, कुछ भी हो सकती है, k की कोई एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पर किसी कांस्टेंट वैल्यू को अगर आप किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाइड करा के उसका ट्रांसपोज करते हो तो आपको k इंटू ए का ट्रांसपोज, मतलब आप उस स्केलर को बाहर निकाल कर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो या फिर स्केलर से मल्टीप्लाइड करके ट्रांसपोज करो, रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि आप किसी कांस्टेंट को पहले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाइड करो फिर उसका ट्रांसपोज करो, या फिर मैट्रिक्स से ट्रांसपोज करने के बाद उसे स्केलर से मल्टीप्लाइड कर दो, रिजल्ट आपके पास सेम आएगा। k इज अ स्केलर, ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक प्रॉपर्टी और है यहाँ पर, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज किसके बराबर है? a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। मतलब आप पहले दो मैट्रिक्स को ऐड करते हो उसके बाद उसका ट्रांसपोज करते हो, या फिर आप a का ट्रांसपोज पहले करते हो फिर b का ट्रांसपोज करते हो और फिर दोनों को ऐड कर लेते हो, तब भी आपके पास रिजल्ट सेम आएगा। ट्रांसपोज क्या होता है? रो को कॉलम में इंटरचेंज करना या फिर कॉलम को रो में इंटरचेंज करना, उसे हम बोलते हैं ट्रांसपोज। अब आती है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होंगी? अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान रखिएगा मैट्रिक्स आपके पास स्क्वायर होनी चाहिए, इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू में ए। अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हो और मैट्रिक्स फिर से वही की वही आ जाए, उसका ऑर्डर भी चेंज नहीं हुआ, कोई भी एलिमेंट चेंज नहीं हुआ, ट्रांसपोज करने से वही की वही मैट्रिक्स अगर आपके पास बन जाती है तो उसे हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है? ए आई जे ए जे आई के बराबर होता है फॉर ऑल आई जे। आई क्या है? यहाँ पर आई दिखाता है रो को, कि रो का नंबर क्या है, फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है। जे क्या दिखाता है? जे दिखाता है कॉलम, कि कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है, जे दिखाएगा कॉलम। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आपके पास एक मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या हुआ? ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई का मतलब क्या हुआ कि आपका A12 एलिमेंट बराबर होना चाहिए A21 के। यहाँ पे आई क्या है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और ये क्या है? फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो आपकी ये एलिमेंट सेम होने चाहिए। सिमिलरली आपके पास A31 किसके बराबर होना चाहिए? A13 के, मतलब 31 किसके बराबर होना चाहिए? 13 एलिमेंट्स के। यहाँ पर देखिए, खुद देखिए आप, ये जो 9 है या 9 सेम एलिमेंट्स है, यानी कि ये क्या है? ये है फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, और ये क्या है? ये है सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, ये दोनों बराबर है। सिमिलरली ये 5 के बराबर है, ये 3 के बराबर है, ये वाले एलिमेंट सेम होने चाहिए। मतलब ये क्या है? फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम बराबर हुआ।
यहाँ पर ये क्या हुआ, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, ये हुआ थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, ये बराबर हुए, और ये क्या हुआ, ये सेकंड रो का थर्ड कॉलम और ये थर्ड रो का सेकंड कॉलम, ये भी बराबर हुए। तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, ये इसकी पहचान हो जाएगी, बस ये एलिमेंट सेम होने चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। अब आती है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। मतलब आपने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और आपके पास नेगेटिव में आ गया, मतलब आपके पास माइनस साइन बाहर आ गया, या फिर आप कह लीजिए जो आपके पास ए आई जे एलिमेंट्स होंगे वो माइनस का ए जे आई के बराबर होगा फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो एलिमेंट है A12 एलिमेंट्स बराबर होना चाहिए माइनस का A21 के। सिमिलरली आपके पास A31 एलिमेंट होना चाहिए माइनस का A31 फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एक प्रॉपर्टी आपको और ध्यान रखनी है, एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ऑलवेज 0, ये आपको ध्यान में रखनी है। आपके पास एक मैट्रिक्स थी A नाम की, एक आपके पास एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर देखिए ए आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स तो आपको क्या मिल गए, 0 मिल गए, तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए। और यहाँ पर देखिए ये वाला एलिमेंट, ये 5 -5 है, ये 6 है तो ये -6 हो गया, ये 3 है तो -3 हो गया। साइन अपोजिट है, साइन अपोजिट है तो इसकी वजह से ये क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक। आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके देखिए, इस मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज करते हो, यहाँ पर खुद देखिए ट्रांसपोज करने से क्या हुआ, ट्रांसपोज करने से 0 -5 5, सारे एलिमेंट्स में किसका साइन चेंज होगा, सारे एलिमेंट्स में साइन का चेंज हो गया। आप माइनस बाहर निकालिए, फिर से आपके पास वही मैट्रिक्स हो जाएगी। तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर अगर मैट्रिक्स नेगेटिव हो जाए, मैट्रिक्स का साइन चेंज हो जाए, पहले माइनस था तो प्लस हो जाए, प्लस है तो माइनस हो जाए, ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स की खास बात क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स की खास बात क्या है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसे आप एक्सप्रेस कर सकते हो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। कोई भी मैट्रिक्स अगर आपके पास है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको आप दो पार्ट्स में तोड़ सकते हो, एक पार्ट होगा सिमेट्रिक, एक पार्ट होगा स्क्यू सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक पार्ट कैसे निकाला जाएगा और स्क्यू सिमेट्रिक कैसे, देखिए यहाँ पर अगर आपके पास मैट्रिक्स ए गिवन है, आप क्या कीजिए, अगर आपको सिमेट्रिक पार्ट निकालना है तो आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालकर उसको ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, वो आपको सिमेट्रिक पार्ट देगा। और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट कैसे मिलेगा, आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालकर उसे मैट्रिक्स से माइनस कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट आ जाएगा। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि आपको एक मैट्रिक्स दे दी जाती है और आपसे पूछ लेते हैं कि इसका सिमेट्रिक पार्ट बताओ क्या है, या फिर स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट बताओ क्या है। तो सिमेट्रिक पार्ट कैसे निकलेगा, आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालकर उस मैट्रिक्स में ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। और अगर स्क्यू सिमेट्रिक निकालना चाहते हो तो आप उस मैट्रिक्स को उसका ट्रांसपोज निकालकर उसमें से माइनस कर दीजिए उस मैट्रिक्स से और फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट आ जाएगा। यहाँ पर किया भी हुआ एक क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। ये यहाँ पर आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन थी जिसके एलिमेंट्स थे 3 9 5 2, मुझे इसका सिमेट्रिक पार्ट निकालना है। तो सिमेट्रिक पार्ट करने के लिए पहले मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने का मतलब क्या हुआ, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दो, ये रो में है तो इन्हें कॉलम में लिख दिया, ये 5 2 रो में है, इनको मैंने कॉलम में लिख दिया, ये आ गया ट्रांसपोज। सिमेट्रिक पार्ट निकालने के लिए मैं a प्लस ए का ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2 कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही a प्लस ए का ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2, यहाँ पर a प्लस मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है। तो ये 3 को 3 में ऐड करूंगा 6 आ गया, 9 को 5 में ऐड करूंगा 14 आ गया, 5 को 9 में ऐड करूंगा 14 आ गया, 2 को 2 में ऐड करूंगा 4। मैट्रिक्स ऐड तभी होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। इसका ऑर्डर है 2/2 का और इसका ऑर्डर भी क्या है 2/2 का। दो मैट्रिक्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हो जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो यहाँ पर ऑर्डर सेम था, मैं ऐड कर पाया। और ऐड किस तरह से होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिए। 9 को 5 में ऐड कर दीजिए, 5 को 9 में ऐड कर दीजिए, 2 को 2 में ऐड कर दीजिए। तो ये आपके पास a प्लस ए का ट्रांसपोज। और अब इसको 2 से भी डिवाइड करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 से डिवाइड किया है तो ये रह गया 3, ये रह गया 7, ये भी 7 और ये भी 2। हर एक एलिमेंट्स 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट सेम है, तो ये मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। आप इसका ट्रांसपोज करोगे ना, फिर से यही आ जाएगा। ट्रांसपोज करने से मैट्रिक्स पर कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये सिमेट्रिक पार्ट है। स्क्यू सिमेट्रिक अगर निकालना है तो क्या करो, उसी ट्रांसपोज को माइनस कर दो, उसी मैट्रिक्स से माइनस कर दो। यहाँ पर देखिए
ये आपके पास 3 है, 3 में से 3 माइनस करेंगे 0, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, 5 में से 9 माइनस करेंगे -4 और 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर यही लिखा है, ये 0 आ गया, ये 4 आ गया, -4 और ये 0, 2 से डिवाइड करना है तो ये 0, ये 2, ये -2, ये 0। देखिए प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 0 आ चुके हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होने चाहिए प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 0। और ये जो साइन यहाँ पर है वो ही यहाँ पर अपोजिट नेचर का, जो यहाँ पर 2 है यहाँ पर -2, अगर यहाँ पे -2 होता तो यहाँ पर +2 होना चाहिए था, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। आप इसका ट्रांसपोज करोगे ना तो आपके पास नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से आप एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट में तोड़ सकते हो। अब बात करते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है? देखिए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए, इज सेट टू बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू में ए, मतलब मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर मैट्रिक्स फिर से वही की वही आ जाए, उस मैट्रिक्स को हम लोग आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पर एग्जांपल के लिए एक लिखा हुआ है ए मैट्रिक्स जिसके 2 -3 -5 है, -1 4 5 और 1 -3 -4। आप इसका स्क्वायर करके देखिए, इस मैट्रिक्स को इसी से खुद से मल्टीप्लाइड करा के देखिए, आपके पास फिर से यही मैट्रिक्स आ जाएगी। तो स्क्वायर करने पर मैट्रिक्स वही की वही आ जाए, ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसी मैट्रिक्स को कहा जाता है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखिए, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट टू बी इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू में आई, मतलब मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। यहाँ पर एग्जांपल के लिए दिया भी है, देखिए एक मैट्रिक्स है आपके पास ए इज इक्वल टू 0 1 -1 4 -3 4 3 -3 4। आप इस मैट्रिक्स का स्क्वायर करके देखिए, मतलब इस मैट्रिक्स को फिर से इसी से मल्टीप्लाइड करा के देखिए, आपके पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? उस मैट्रिक्स को कहा जाता है इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स। अब निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या है? इफ देयर एग्जिस्ट एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि आपके पास 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट a रेज टू पावर m इज इक्वल टू 0, देन a इज कॉल्ड निलपोटेंट मैट्रिक्स। मतलब अगर आपके पास a है, a की पावर में पॉजिटिव इंटीजर, आप a का 2 करते हो, आप a की 1 करते हो, a की पावर में 3 करते हो, a की पावर में 4 करते हो, किसी भी पावर करने पे वो अगर 0 आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम निलपोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। ऐसी मैट्रिक्स को निलपोटेंट मैट्रिक्स कहा जाएगा। यहाँ पर देखिए, सपोज एग्जांपल के लिए देखिए, सपोज ए इज नॉन जीरो मैट्रिक्स, ए आपकी कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स है, मतलब क्या हुआ? उसके एलिमेंट्स एक ना एक एलिमेंट्स तो आपका नॉन जीरो होगा ही होगा, 2 3 4 5, ठीक, ये कोई नल मैट्रिक्स नहीं है, ठीक। अगर आप उसका स्क्वायर करो और 0 के बराबर ना आए, आपने उसका क्यूब किया वो भी 0 के बराबर नहीं आया, आपने उसकी पावर 4 कर दी वो 0 के बराबर आ गया, तो ये A4 पर ये क्या मैट्रिक्स हुई? निलपोटेंट मैट्रिक्स। और जिसका इंडेक्स क्या होगा? निलपोटेंट इंडेक्स होगा 4। जिस पावर पर वो 0 अप्रोच कर जाता है, नल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है, उससे हम बोलते हैं निलपोटेंट इंडेक्स। यहां पर देखिए एग्जाम्पल के थ्रू एक एग्जाम्पल और देखिए, ए मैट्रिक्स दे रखी है आपके पास, एलिमेंट है 1 -1 1 और -1। इस नॉन जीरो मैट्रिक्स, ये एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है। जैसे ही मैंने इसका स्क्वायर किया, स्क्वायर कैसे करते हैं? स्क्वायर देखिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को फिर सेकंड कॉलम से, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाइड करते हैं, तो इसके सारे के सारे एलिमेंट 0 0 0 आ चुके हैं। तो ये मैट्रिक्स कैसी है? अब ये देखिए, इसका ए जो था वो 0 के बराबर नहीं था, मतलब जब सिंगल जो मैट्रिक्स थी आपके पास, यहाँ पर देखिए जो आपके पास मैट्रिक्स थी, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स थी, ये सॉरी यहाँ पर ये नल मैट्रिक्स नहीं थी, ए जो है ये आपके पास नल मैट्रिक्स नहीं थी, ए के कुछ ना कुछ एलिमेंट्स थे। तो यहाँ पर देखिए ए 0 के बराबर नहीं था, लेकिन ए स्क्वायर 0 के बराबर आ गया, मतलब ए स्क्वायर पूरा का पूरा नल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपके पास क्या है? निलपोटेंट इंडेक्स 2 का है, 2 पे ये 0 बन चुका है। अब बात करते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ए इंटू ए का ट्रांसपोज या फिर ए का ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाइड करो या फिर किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाइड करो, तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आता है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए दिखाइए, देखिए आपके पास ए एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है कोस थीटा, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, कोस थीटा, ये है आपके पास R1, ये है आपके पास R2। आप इस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करते हो और इस मैट्रिक्स को
इस ट्रांसपोज को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाइड करते हो तो आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। इस मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज कीजिए, फिर इसको इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाइड कीजिए, आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। ऐसी मैट्रिक्स को हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ये आपके पास R1 है, ये आपके पास R2 है, ये आपके पास कॉलम 1 है, ये आपके पास कॉलम 2 है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की एक खास बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप फर्स्ट कॉलम का ट्रांसपोज करके उसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाइड करते हो तो वो 0 के बराबर आएगा। ये आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में ध्यान रखना है कि अगर आप फर्स्ट कॉलम का, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम होगा, यहाँ पर देखिए ये जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है इसका जो फर्स्ट कॉलम है, ये इसका फर्स्ट कॉलम है, आप इसका ट्रांसपोज करो और फिर कॉलम 2 से मल्टीप्लाइड कर दो, आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। यहाँ पर करके भी दिखाया है, यहाँ पर देखिए ये आपके पास कोस थीटा माइनस साइन थीटा, इसका ट्रांसपोज कीजिए, ये कॉलम में है ना तो इसको रो में लिखा जाएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये थीटा है आपका, ये 0 नहीं है, और फिर इसको कॉलम 2 से मल्टीप्लाइड कर दीजिए, साइन थीटा कोस थीटा, तो यहाँ पर कोस थीटा को साइन से करोगे, माइनस साइन थीटा को कोस से करोगे, रिजल्ट आपके पास 0 आ जाएगा। ये आ गया कोस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कोस थीटा, रिजल्ट किसके बराबर आ गया 0 के बराबर। यहाँ पर अच्छे से करके दिखाया, देखिए ए मैट्रिक्स ये आपके पास, ये कोस थीटा, ये माइनस साइन थीटा, ये साइन थीटा, ये कोस थीटा, ये आपके पास कॉलम 1 है, ये आपके पास कॉलम 2 है। यहाँ पर ऑर्डर क्या हो गया, देखिए इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 1, और ये इसका ऑर्डर क्या था, ये पहले मल्टीप्लाइड नहीं हो पा रहे थे, इसलिए कॉलम 1 का ट्रांसपोज किया गया। 2 क्रॉस 1 2 क्रॉस 1 मल्टीप्लाइड तभी होगा जब ये एलिमेंट्स m क्रॉस n और n क्रॉस p, ये एलिमेंट्स m क्रॉस n और n क्रॉस p, ये तभी मल्टीप्लाइड होते हैं जब ये एलिमेंट सेम हो। यहाँ पर ये 1 और ये 2 बराबर नहीं थे, इसलिए मल्टीप्लाइड नहीं हो रहे थे, इसलिए पहले C1 का ट्रांसपोज किया गया, C1 का ट्रांसपोज डॉट C2, और जैसे ही ये किया तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट आपके पास ये हो गया कोस थीटा को साइन थीटा से माइनस कोस थीटा साइन थीटा, और ये साइन थीटा को कोस थीटा से प्लस करके ये रिजल्ट क्या आ गया 0 के बराबर आ गया। ठीक, चलिए अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट क्या होता है। डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, द सम ऑफ द product of elements of a row or column with their corresponding cofactors is known as determinant value of square matrix। उसे हम बोलते हैं determinant value of square। मतलब क्या हुआ कि आपको कोई भी रो ले लो या फिर कॉलम ले लो, उसका आपको प्रोडक्ट करना है उनके कोफैक्टर के साथ, कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाइड करके, और उन सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर से मल्टीप्लाइड करने के बाद उनका आप सम कर दीजिए, वो आपके पास क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट हो जाएगा। ऐसे आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। यहाँ पर देखिए आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन थी, ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 -1 3 0 1 और 4 1 5, जो कि है आपके पास 3 क्रॉस 3 की। आपके पास मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है, अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं होगी उसका डिटर्मिनेंट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमें इनके एलिमेंट हर एक कोई भी रो ले लीजिए आप, कोई भी रो, यहाँ पर हमने कौन सी रो लिया, हमने यहाँ पर फर्स्ट रो ली है 1 2 -1, इनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाइड करना है, तो आपको 1 का कोफैक्टर निकालना है। 1 का कोफैक्टर आप कैसे निकालोगे, यहाँ पर आप क्या करते हो, -1 रेज टू पावर में i प्लस j करते हैं। i क्या दिखाता है, रो का नंबर क्या है, और j क्या दिखाता है, कॉलम का नंबर क्या है। तो ये फर्स्ट एलिमेंट है, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो यानी कि आपके पास -1 की पावर में क्या हो जाएगा, i प्लस j, i की वैल्यू भी आपके पास 1 हो गई, j की वैल्यू भी 1 होगी, तो 1 + 1 2 हो गया, -1 रेज टू पावर में 2, यानी कि -1 की पावर में इवन नंबर, तो यहाँ से आपके पास +1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप इस कॉलम को छोड़ दीजिए और इस रो को छोड़ दीजिए, ये आपके पास एलिमेंट्स हो गए 0 1 1 5, तो 0 को 5 से करोगे और 1 को 1 से करोगे, आपके पास यहाँ से कोफैक्टर निकल जाएंगे। सिमिलरली आप 2 के कोफैक्टर निकालोगे और आप -1 के कोफैक्टर निकालोगे। फिर क्या करना है, उन कोफैक्टर्स को, यहाँ पर देखिए उन कोफैक्टर्स को उनके एलिमेंट से मल्टीप्लाइड करना है, तो 1 को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाइड करेंगे, इस 2 को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाइड करेंगे, और इस -1 को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाइड करेंगे, जब आपके पास डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगी निकलकर -26, तो यहाँ से आपके पास -26 डिटर्मिनेंट वैल्यू आ जाएगी। इसको यहाँ से आप डायरेक्ट मल्टीप्लाइड करते हैं 0 को 5 से और 1 को 1 से, फिर आप 3 को 5 से और माइनस साइन लगाकर 4 को 1 से, 3 को 1 से और फिर आप माइनस साइन लगाकर 4 को 0 से, तो इस तरह से आपके पास एलिमेंट्स आ जाते हैं। आपके पास एक मैट्रिक्स है, आपके पास 4x4 की मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि नंबर ऑफ रोज बराबर है नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो यहाँ पर एलिमेंट्स है 1 -1 2 0 0 3 0 4 1 2 3 -4 0 0 0 4।
आप यहाँ पर कोई भी रो ले सकते हैं, कोई भी कॉलम ले सकते हैं, लेकिन आप उस रो को चूज करो या फिर उस कॉलम को चूज करो जिसमें आपको मैक्सिमम एलिमेंट 0 मिल रहे हो, ताकि आपको प्रोडक्ट ही ना करना पड़े, आपकी कैलकुलेशन बच जाए। तो यहाँ पर देखिए ये 0, ये 0, ये 0, ये 4, तो आपके पास फोर्थ रो के अंदर मैं 3 एलिमेंट्स आपको 0 मिल रहे हैं, तो आप फोर्थ रो से एक्सपेंड कीजिए। फोर्थ रो का ये आपने यहाँ से 4 लिया और आपके पास क्या मिस हुआ, 4 एलिमेंट्स, ये आपके पास कॉलम चला गया, ये आपके पास रो चली गई, बच गया 1 -1 2 0 -3 0 0 0 3 0 1 2 3। तो ये 4 से आप इसको यहाँ पर ये मैट्रिक्स हो गई 3/3 की, 3/3 की में ये इसमें कन्वर्ट हो चुका है। अब 4 मल्टीप्लाइड में है, आप इसको फिर से एक्सपेंड करा लीजिए आप C1 के थ्रू, क्योंकि इसमें आपको एक एलिमेंट्स 0 मिल रहा है, या फिर आप इस R2 के अलोंग आप इसको एक्सपेंड करा सकते हो, क्योंकि R2 में आपके पास ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो आप इसे एक्सपेंड कीजिए, एक्सपेंड करने पर इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 12। अब कुछ खास बात आपको ध्यान में रखनी है डिटर्मिनेंट के बारे में। अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके उसका डिटर्मिनेंट निकालो या सिंपली डिटर्मिनेंट निकालो, तो आपके पास रिजल्ट सेम आएगा। मतलब आपके पास ट्रांसपोज करने से मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ए बी का डिटर्मिनेंट होल डिटर्मिनेंट निकालना है, तो वो बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर आपको दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाइड करके फिर उनका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो आप सिंपली पहले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो, फिर दूसरे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो और दोनों को मल्टीप्लाइड कर दो, तब भी आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आपके पास सेम आएगा। यहाँ पर ध्यान रखिए, a प्लस बी का होल डिटर्मिनेंट इज नॉट नेसेसरली इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ b। मल्टीप्लीकेशन के केस में तो चल जाएगा कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाइड करो और फिर उनका डिटर्मिनेंट निकालो, या फिर आप दोनों का अलग अलग से डिटर्मिनेंट निकाल कर मल्टीप्लाइड कर दो, रिजल्ट सेम आता है। लेकिन एडिशन में ऐसा नहीं है कि आप दो मैट्रिक्स को ऐड करो और उनका डिटर्मिनेंट निकालो, या फिर अलग अलग डिटर्मिनेंट निकालकर दोनों को ऐड कर दो, रिजल्ट जरूरी नहीं सेम आएंगे। एडिशन के केस में रिजल्ट जरूरी नहीं है सेम आएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। ईच एंट्री ऑफ अ रो या कॉलम, किसी भी रो की हर एंट्री, हर एक एलिमेंट या फिर किसी भी कॉलम का हर एक एलिमेंट अगर 0 होता है, ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। यहाँ पर आप मैट्रिक्स कर लीजिए, मैट्रिक्स आएगा यहाँ पर, ईच एंट्री ऑफ अ रो कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ए इज 0, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू में 0। तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल भी है एक, यहाँ पर एक मैट्रिक्स है 2 3 9 6 8 7 0 0 0। यहाँ पर जो थर्ड रो है इसका हर एक एलिमेंट 0 है, तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी 0। उसके बाद देखिए, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ टू रोज और कॉलम्स, दो रो हो या फिर कॉलम हो, वो आइडेंटिकल हो जाए, आइडेंटिकल मतलब सेम, या फिर प्रोपोर्शनल हो जाए। प्रोपोर्शनल मतलब जैसे कि 4 के रेशो में 8 आ गया, 12 आ गया, कि आप 4 को 3 से मल्टीप्लाइड करो 12 आ जाए, देन द वैल्यू ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट इज 0। या तो आपके पास आइडेंटिकल हो या प्रोपोर्शनल हो, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास 0 होती है। यहाँ पर देखिए आपके पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है, ये है 1 3 2 6 7 9 6 7 9। जो सेकंड रो और थर्ड रो है वो सेम है, बिल्कुल सेम, आइडेंटिकल हो गई सेकंड रो थर्ड रो। ऐसे ही अगर कॉलम भी आइडेंटिकल हो जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू डायरेक्ट 0 होती है। आगे देखिए, इफ टू रोज या कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर, या फिर आप मैट्रिक्स कर लीजिए आर इंटरचेंज, देन द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस। यदि अगर आप टू रोज को या फिर टू कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हो, तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी ना, वो उसकी वैल्यू तो सेम रहेगी लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन थी ए, जो स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2 की है, इसके एलिमेंट्स है 2 3 9 7। तो कैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं, 2 को 7 से, फिर माइनस लगाकर 9 को 3 से, तो यहाँ से आपके पास कितना आ गया, 7 to the 14 माइनस का 27, ये आ गया -3। आपने क्या किया, आपने इसके रो को इंटरचेंज कर दिया, मतलब 2 3 9 7, ये फर्स्ट रो थी, ये सेकंड रो, तो आपने 9 7 को फर्स्ट रो कर दिया और 2 3 को सेकंड रो कर दिया। तो आपके पास रो का इंटरचेंज हो गया, मतलब R1 R2 में इंटरचेंज हो गई, R1 की जगह R2, R2 की जगह R1। साइन पे देखिए क्या फर्क पड़ा, अब 9 को 3 से किया 27, माइनस का 14, ये आपके पास आ गया +13। तो पहले आंसर आ रहा था -13, अब आंसर आ रहा है आपके पास +13, तो साइन चेंज हो गया। मतलब अगर आप दो रो को आपस में इंटरचेंज करते हो या फिर दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हो, तो उनका साइन चेंज हो जाता है। आगे देखिए, डिटर्मिनेंट वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। डिटर्मिनेंट वैल्यू
किसी भी ट्रायंगुलर या फिर डायगोनल मैट्रिक्स की कैसे निकलेगी, प्रोडक्ट ऑफ इट्स लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स। अगर आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है या आपके पास अपर ट्रायंगुलर या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो आप सिंपली डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाइड कर दीजिए, आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, आपके पास एक मैट्रिक्स थी जिसके एलिमेंट्स क्या थे, आपके पास जिसके एलिमेंट्स है 1 3 5 0 2 4 0 0 6। ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स से नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या है, 0, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो आपको इसका मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना, तो क्या कीजिए, डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाइड कर दीजिए, 6 को 2 से और फिर 1 से, ये आपके पास 12 आ गया। डिटर्मिनेंट यहाँ पर निकाल कर भी दिखाया है। देखिए आप कैसे करोगे, 1 रखोगे फिर इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाइड करोगे, ये कॉलम गया, ये रो गया, 6 टू द 12, ये 3 का इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाइड किया और 5 को इसके कोफैक्टर से। यहाँ पे आपके पास रिजल्ट आ गया, क्या आ गया रिजल्ट, आपके पास रिजल्ट आ गया 12। यहाँ पर प्रोपोर्शनल का एक एग्जांपल दिया है कि जो मैंने पीछे प्रॉपर्टी बताई थी कि 2 रो या फिर 2 कॉलम आपस में आइडेंटिकल हो या प्रोपोर्शनल हो तो उनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पर प्रोपोर्शनल का देख लीजिए, एलिमेंट्स है 1 2 3 3 6 9 4 8 12। यहाँ पर देखिए अगर आप फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाइड कर देते हो, 1 का 3 हो गया, 2 का 6 हो गया और 3 का 9, तो सेकंड रो प्रोपोर्शनल में है, यानी कि फर्स्ट रो को अगर 3 से मल्टीप्लाइड किया जाए तो आपके पास सेकंड रो आ जाएगी। तो ये आपके पास प्रोपोर्शन में है, रेशियो में, एक फिक्स रेशियो में है, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 निकाल कर चेक कर लीजिए, डिटर्मिनेंट 0 आएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, जिसका ओड ऑर्डर हो, वो ऑलवेज 0 बनता है। ऑर्डर ओड होना चाहिए, मतलब क्या, देखिए आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, 0 0 0, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे के सारे 0 हैं, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो एलिमेंट्स यहाँ पर है उसका अपोजिट साइन -1 यहाँ पर है, यहाँ पर 2 है तो -2, यहाँ पर 3 है तो -3, अपोजिट साइन यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये आपके पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ऑर्डर है इसका 3/3 का, तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। यहाँ पर ये निकाल कर भी दिखाया है, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ओड ऑर्डर का दिया हो, 3/3 का दिया हो, 5/5 का दिया हो, 7/7 का दिया हो, 9/9 का दिया हो, इन सभी के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है। और अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इवन नंबर का दिया हो, मतलब इवन ऑर्डर का दिया हो, 4x4 का हो, 6x6 का हो, तो उस केस में जो डिटर्मिनेंट वैल्यू निकल कर आती है वो एक परफेक्ट स्क्वायर निकल कर आती है। परफेक्ट स्क्वायर जैसे 81 आ गया, 81 होता है 9 का स्क्वायर, 9 आ गया, 9 होता है 3 का स्क्वायर, 16 आ गया, 16 होता है 4 का स्क्वायर। तो ये उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है इवन ऑर्डर के लिए, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाइड कर लीजिए या फिर किसी ट्रांसपोज को उसके मैट्रिक्स से मल्टीप्लाइड कर लीजिए, आपके पास रिजल्ट एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, तो उसे हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की ऑलवेज या तो 1 होगी या फिर -1, आइदर 1 और -1। यहाँ पर इसका प्रूफ देख लीजिए कैसे आया। देखिए A इंटू ए का ट्रांसपोज करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई आ जाता है, तो ये आपके पास ये आपके पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, होल डिटर्मिनेंट कर दीजिए और फिर डिटर्मिनेंट ऑफ आई। अब यहाँ पे होल डिटर्मिनेंट मुझे पता है, अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए बी का होल डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है, ए का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय बी का डिटर्मिनेंट। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, तो वही प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। ए का डिटर्मिनेंट अलग कर दिया, ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट अलग कर दिया, किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है। ध्यान रखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 निकलता है। तो यहाँ पर अब ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और अभी हमने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी कि ट्रांसपोज का मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालते हो और मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हो, रिजल्ट सेम आएगा। तो यहाँ पर हमने ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और सिंपल डिटर्मिनेंट सेम कर दिया, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 के बराबर आ गया। यहाँ पर देखिए, तो ये आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर बन गया 1 के बराबर। स्क्वायर जब हटेगा तो यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा, तो ए का डिटर्मिनेंट कितना आया, 1 और -1। ए क्या है यहाँ पर, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो किसी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू या तो 1 होती है या फिर -1 होती है। आगे देखिए, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स मतलब क्या, कि स्क्वायर करने पर वही आ जाए, मैट्रिक्स फिर से वही की वही आ जाए, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 या फिर 1। ध्यान रखिए,
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू आइदर -1 और +1, और आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर फिर से वही मैट्रिक्स आ जाए, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर +1 होगी। ये आपको ध्यान में रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n एंड K इज एनी स्केलर। स्केलर मतलब कोई भी 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, कोई भी नंबर हो गया। देन K इंटू ए का होल डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है, K रेज टू पावर में n इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ A। मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि अगर आप किसी स्केलर को कोई भी 2, 3, 4, 5 किसी भी नंबर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालते हो, रिजल्ट सेम आएगा कि आप सिंपली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लो और उस ऑर्डर उस स्केलर के पावर में ऑर्डर कर दीजिए। ऑर्डर मतलब मैट्रिक्स अगर 3/3 की है तो आप के उस स्केलर की पावर में 3 कर दीजिए, मैट्रिक्स अगर 4/4 की है उस स्केलर की पावर में 4 कर दीजिए, तो आपके पास रिजल्ट सेम मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू देखिए, आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन थी A जिसके एलिमेंट्स है A11, A12, A21, A22। आपने उसे स्केलर से मल्टीप्लाइड किया, K से मल्टीप्लाइड किया। मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाइड होगा स्केलर, K इंटू A11, K इंटू A12, K इंटू A21, K इंटू A22, हर एक एलिमेंट से K मल्टीप्लाइड हो गया। अगर आप इस K को बाहर निकालते हो, अब आप इसका ना डिटर्मिनेंट करके देखिए, इसका अगर आप डिटर्मिनेंट निकालते हो तो यहाँ पर देखिए डिटर्मिनेंट से हर रो से या फिर हर कॉलम से बाहर निकलता है। तो यहाँ से भी K बाहर निकला और यहाँ से भी K बाहर निकला, तो ये आपके पास K स्क्वायर बन गया। ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर A11, A12, A21, A22 आ गया, ये फिर से वही उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। तो यहाँ पर आपके पास K स्क्वायर A स्क्वायर क्या था, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर, मैट्रिक्स का ऑर्डर था 2/2 का। तो आप सिंपली आपके पास ये बन गया K इंटू ए का होल डिटर्मिनेंट, K रेज टू पावर में n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A वेयर A इज n क्रॉस n। ठीक, चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ना हो, जिस मैट्रिक्स उसी मैट्रिक्स का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, ऐसी मैट्रिक्स इनवर्टेबल होती है। ऐसी मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, उसे बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स तब कहेंगे जब उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो। कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स तब कहलाई जाती है जब उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए, और अगर 0 नहीं आएगी तो उसे बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर कंडीशन पहले ही लिख दी है कि आपके पास A जो है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये आपको ध्यान में रखना है, और जिसका ऑर्डर कितना है n। देन उसके बाद आपके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, देखिए आप किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाइड करते हो तो आपके पास आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई। एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर का सिंपली ट्रांसपोज कर दीजिए। पहले आप मैट्रिक्स के कोफैक्टर निकालिए, फिर उन कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दीजिए, यानी कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दीजिए, या रो को कॉलम में करो या कॉलम को रो में, एक चीज़ करनी है, तो आपके पास एडजॉइंट निकल जाएगा। किसी भी एडजॉइंट को उसके मैट्रिक्स से मल्टीप्लाइड करोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू में आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना हो, कैसे निकालोगे, एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दीजिए। मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालिए, उसको उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास इन्वर्स आ जाएगा। अगर एग्जाम में आपको ये कहा जाए कि एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकाल कर दिखाओ, कि पहले आप मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालो फिर आप डिटर्मिनेंट निकालो, बहुत टाइम वेस्टिंग है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। आप डायरेक्ट क्या कीजिए, आप मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए और पावर में कर दीजिए n-1 वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सिमिलरली अगर आपको कहा जाए कि आप एडजॉइंट के एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालिए, मतलब आप पहले मैट्रिक्स के कोफैक्टर का ट्रांसपोज कीजिए, जो आएगा उसका फर्दर कोफैक्टर निकाल के उसका ट्रांसपोज कीजिए और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालिए, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो आप सिंपली क्या कीजिए, आप मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालकर उसकी पावर में कर दीजिए n-1 का होल स्क्वायर वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। फिफ्थ देखिए, अगर आपको कहा जाता है कि आप एडजॉइंट का एडजॉइंट निकालिए, मतलब पहले मैट्रिक्स लो, उसके कोफैक्टर का ट्रांसपोज करो, फिर जो आएगा उसके फर्दर कोफैक्टर्स निकाल के उसका ट्रांसपोज करो। तो आप एडजॉइंट का एडजॉइंट निकालना है तो आप सिंपली क्या कीजिए, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालिए, उसकी पावर में n-2 कर दीजिए और मल्टीप्लाइड में कर दीजिए मैट्रिक्स, आपके पास एडजॉइंट का एडजॉइंट निकल जाएगा, मतलब वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। A इनवर्स का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है, 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ A। मतलब अगर वो आपसे ये कहता है कि आप पहले मैट्रिक्स का इनवर्स निकालिए, इनवर्स कैसे निकलता है, पहले मैट्रिक्स के कोफैक्टर का ट्रांसपोज निकालना होगा जिससे एडजॉइंट आएगा, फिर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना होगा, उस एडजॉइंट को उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना होगा, तब आपके पास इनवर्स आएगा।
ठीक, और फिर उसका फर्दर डिटर्मिनेंट निकालना है, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। आप सिंपली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालकर उसको 1 से डिवाइड कर दो, रिजल्ट आपके पास सेम आ जाएगा। आप इनवर्स निकालने से बच जाओगे। इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। आप मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालकर उसको 1 से डिवाइड कर दो, रिजल्ट आपके पास सेम आ जाएगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक मैट्रिक्स का इनवर्स कोफैक्टर्स निकाला है। देखिए 2 3 1 9, इसका एडजॉइंट कैसे निकलेगा? 2 का कोफैक्टर क्या होगा? 9। 3 का कोफैक्टर क्या होगा? -1, क्योंकि ये आपके पास क्या है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है। -1 रेज़ टू पावर में i प्लस j करते हैं ना, तो i आपके पास फर्स्ट है, j आपके पास 2 है, आपके पास 1 + 2 3 बन जाएगा, ओड बन जाएगा तो माइनस आ जाएगा। 1 का आपके पास क्या हो जाएगा? 1 का आपके पास आ जाएगा 3 विद नेगेटिव साइन, और 9 का हो जाएगा आपके पास 2। ये आपके पास निकल गया कोफैक्टर। अब इस कोफैक्टर का आप ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज कैसे करोगे? 9 - 1 रो में है ना, कॉलम में लिख लो, और -3 2 रो में है, कॉलम में लिख लो। आपके पास एडजॉइंट निकल गया। ये आपके पास कैसे आया? एडजॉइंट। यहाँ पर देखिए निकाल कर भी दिखाया गया है। ये -1 कैसे आया? ये -1 कैसे आया? यहाँ पर कोफैक्टर भी निकाल कर दिखाया है। चलिए यहाँ पर देखिए एक 2/2 का इनवर्स निकालना सिखाया कि आप 2/2 का मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाल सकते हो। तो यहाँ पर देखिए आपके पास एक मैट्रिक्स थी 3 2 7 5। यहाँ पर क्या किया? पहले तो आपको इसके कोफैक्टर्स निकाले। पहले तो उसका डिटर्मिनेंट चेक कर लीजिए कहीं जीरो तो नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए 5 को 3 से किया, 7 को 2 से, और माइनस का साइन, तो यहाँ से आपके पास डिटर्मिनेंट 1 आ गया, जीरो नहीं है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब निकाल लीजिए इसके कोफैक्टर। 3 का कोफैक्टर आपके पास क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 2 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा? -7 हो जाएगा। और यहाँ पर 7 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा? 7 का कोफैक्टर हो जाएगा -2, और इस 5 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा? 5 का कोफैक्टर हो जाएगा 3। ठीक, इसका एडजॉइंट निकालने के लिए आप रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दो। 5 का -7 -2 3 -2 3, ये एडजॉइंट निकल गया। अब सिंपली इनवर्स को डिटर्मिनेंट से, इसको एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दीजिए। 1 आया था डिटर्मिनेंट, इसको 1 से डिवाइड करोगे, सेम का सेम आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया? ये आपके पास इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकल गया। एक डायरेक्ट ट्रिक आपको बताता हूँ 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का, कि आप डायरेक्ट एडजॉइंट कैसे निकाल सकते हो। आप सिंपली, आपके पास 3 2 7 5 है ना, आप डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो, यानी कि जहाँ पर 3 है वहाँ पर 5 लिख दो, जहाँ पर 5 है वहाँ पर 3 लिख दो। और जो आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, ये 7 और ये 2, इनके साइन चेंज कर दीजिए। डायगोनल एलिमेंट्स पूरे बदल दीजिए, 3 की जगह 5, 5 की जगह 3, और जो ये 7 2 है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, इनके आप साइन चेंज कर दो, आपके पास एडजॉइंट निकल जाएगा डायरेक्ट। ये सिर्फ 2/2 के लिए है, सिर्फ और सिर्फ 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने की डायरेक्ट ट्रिक। यहाँ पर देखिए वही है, 3 5 है तो उसकी जगह पर क्या हो गया? 5 3, और यहाँ पर 2 7 है तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, -2 और ये -7। तो यहाँ पर हमने सीख लिया इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। अगली वीडियो में हम लोग मैट्रिसेस के बेस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हमने जितना भी पढ़ा है उसके बेस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाएंगे और फिर मैट्रिसेस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना फ्रेंड्स, कोई भी आपके डाउट है, कोई भी आपके क्वेरी है। चलिए फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।